तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए है सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 का ही कंटिन्यूएशन में लेंगे। अब तक बच्चों हम इस सैम्पल पेपर के 34 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि हमने अलग अलग पार्ट में करे हैं। पार्ट 1 तक हमारे क्वेश्चन 24 थे, फिर पार्ट 2 में हमारे 30 तक थे और पार्ट 3 के अंदर हमारे 34 तक थे। ठीक है बच्चों, और इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने जो अभी वीडियो बनाई है आज की, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम जो क्वेश्चन नंबर है वो 35 से शुरू करेंगे। तो जिन भी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 34 तक देखना है वो पहले की वीडियोस देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाली। आज की वीडियो के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू है। तो चलो इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं। बच्चों मुझे एक बात बतानी थी, जो हमने पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 किया था उसमें थोड़ी सी करेक्शन थी, तो हम पहले उस करेक्शन को कर लेते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी गलती आपसे ना हो। तो ठीक है, तो एक बार मैं इसकी करेक्शन करवा देती हूँ। क्वेश्चन हमारा यही था 31 वाला, मंगल का द्रव्यमान इतना था और उसके एक चंद्रमा का द्रव्यमान इतना था, और यदि मंगल और उसके चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी है तो हमें मंगल द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करना था। ठीक है, तो एक बार इसकी करेक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें मास ऑफ मास लिखा था इतना, फिर हमें मास ऑफ मून ऑफ अ मास लिखा था इतना। अब हमारा जो रेडियस था वो 1 पॉइंट, यहाँ पे गलती हुई थी बच्चों, 1.01 इंटू 10⁵ किलोमीटर था। लेकिन हमें पता है हमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा सेम रखनी होती हैं, तो हमें इसको मीटर में बदलना था। तो मीटर में बदलने के लिए हमने को क्या किया, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पे जो रेडियस जो डिस्टेंस था वो आ गया हमारा 1.01 इंटू 10⁸ मीटर आ गया। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डाल देनी है। जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू जो गिवन थी, और मास 1 की डाल देनी। ये हमारा m1 था, ये हमारा m2 था। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा m1 था, m1 का मास है, ये m2 का मास है, राइट। और इसके बाद नीचे जो था हमारे डिस्टेंस की दूरी थी, जो हमें डिस्टेंस की d² था तो उसको हमने 2 बार लिख दिया और हमने कैलकुलेशंस वैसे ही करी। हम 10⁸ को ऊपर ले गए और वो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये मैंने भी कैलकुलेशन सही कही है, ये कैलकुलेशन बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बस मुझे यहाँ पे ये आपको करेक्शन करवानी थी कि यहाँ पे किलोमीटर्स को हम चेंज करना रह गया था, जो हमें मीटर्स में चेंज करना था, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में kg² में थी। तो जो वैल्यूज़ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, SI यूनिट, वो हमें सेम रखनी होती हैं। तो यहाँ किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना था, मेन ये करेक्शन करानी थी। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 35 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, एक प्रयोग के दौरान रीमा ने एक द्रव में कुछ किशमिश रखी। कुछ देर बाद उसने देखा कि किशमिश का आकार बदल गया, जैसे कि चित्र में वर्णन दर्शाया गया। ये देखा किशमिश जो थी वो फूल गई। उस विलयन की प्रकार क्या हो सकता है जिसमें इन किशमिश को रखा गया था? इस परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्या होगा यदि हम इन फूली हुई किशमिश को चीनी के अत्यधिक संतृप्त विलयन में रख दें। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, Rima placed few raisins in a liquid. After some time, she observed that shape of raisin is changed as shown in the picture. What could be the nature or type of the solution in which these raisins were placed? Explain the reason for this change. एक क्वेश्चन ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट दीज सोलन रेजिन्स इन अ हाईली सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये बताना है, जो किशमिश जो होती है जब हम उसको पानी में भिगो देते हैं तो पानी में डालने से किशमिश फूल क्यों गई और उस लिक्विड का क्या नेचर था। ठीक है, और प्रकृति क्या थी। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जो हमारी जो फूली हुई रेजिन्स थी, फूली हुई जो किशमिश थी, अगर हम उसे चीनी के घोल में रख देंगे, चीनी के संतृप्त घोल में, संतृप्त वो घोल होता है जिसके अंदर और चीनी मिलाई ना जा सके पानी के अंदर। ठीक है, तो संतृप्त घोल के अंदर जब हम किशमिश को डालेंगे तब क्या होगा। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो चलो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर को देखने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जब बच्चों किशमिश को पानी में रखा जाता है तो क्या होता है, किशमिश फूल जाती है। तो फूलने का कारण क्या होता है, जो बाहर का पानी होता है वो किशमिश की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है या किशमिश के अंदर गति करता है। तो बच्चों जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। जब बाहर का पानी किसी
कोशिका के अंदर गति करता है और वो कोशिका फूल जाती है। तो जो हमारी किशमिश थी तभी तो फूली। वो किशमिश किससे बनी थी? कोशिकाओं से तो बनी थी। तो जब वो पानी, जो बाहर का पानी था, जब वो किशमिश के अंदर चला गया और उसकी कोशिकाएं के अंदर गति कर गया पानी, तो वो कोशिका क्या हो गई? फूल गई, जिससे किशमिश फूल गई। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया गया? एंडोस्मोसिस। और वो घोल कौन सा था जिसके अंदर किशमिश को रखा गया? तो वो था हमारा हाइपरटोनिक घोल। उस घोल की जो प्रकृति थी वो क्या थी? हाइपरटोनिक घोल था, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसे हाइपरटोनिक घोल कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वाला आंसर क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम पढ़ भी लेते हैं इस आंसर को। ठीक है, और ये मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। जब सूखी किशमिश को पानी में रखा जाता है तब परासरण होता है। चूँकि सूखी किशमिश में पानी नहीं होता है, तो सूखी किशमिश में पानी तो होता ही नहीं है, या बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो पानी के जो अणु होते हैं, जो बाहर का पानी होता है, वो सूखी किशमिश में घुस जाते हैं, मतलब उसके अंदर चले जाते हैं। उसकी कोशिकाओं में पानी गति कर जाता है, जिससे किशमिश जो होती है वो फूल जाएगी। तो इस फूली हुई किशमिश में पानी की मात्रा अधिक होगी, और इसी पूरे प्रोसेस को एंडोस्मोसिस कहते हैं। और बच्चों, ये एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि व्हेन रेजिन्स आर प्लेस्ड इन वाटर दे विल स्वेल, फूल जाएंगे ड्यू टू एंडोस्मोसिस। वाटर विद अ हायर कंसंट्रेशन एंटर इनटू द रेजिन्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था? क्या पूछा हुआ था? क्या होगा यदि हम इन फूली हुई किशमिश को चीनी के अत्यधिक संतृप्त विलयन में रख दें? मतलब क्या था? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट दीज सोलन रेजिन्स इन अ हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो इसका आंसर देखते हैं अब। चलो, तो बच्चों, इसका आंसर देखने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है? हुई किशमिश को हमने चीनी के घोल में रखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बताते हैं, चीनी का जो घोल होता है उसको हम कहते हैं अति परासारी घोल। कौन सा घोल कहते हैं? आप उसको लिख लो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो घोल कौन सा होगा जिसमें चीनी को रखा गया है। तो वो अति परासारी घोल है, मतलब वो हमारा हाइपोटोनिक घोल है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अति परासारी घोल है। तो ये वो घोल होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो अब बच्चों, जो हमारी फूली हुई किशमिश थी, जब हम उसको शुगर के चीनी के घोल में रखेंगे तो क्या होगा? जो फूली हुई किशमिश है उसमें पानी की मात्रा अधिक है, और बाहर जो घोल जिसमें उसको रखा गया है उसमें पानी की मात्रा कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो किशमिश के अंदर जो पानी है वो पानी बाहर की ओर, चीनी वाले पानी की ओर गति करेगा। तो मतलब सारा पानी जो किशमिश की कोशिकाओं में भर गया था, चीनी के घोल में रखने से वो सारा पानी चीनी के घोल में मिल जाएगा, और किशमिश जो होगी वो सिकुड़ जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सॉस्मोसिस, मतलब बही प्रसारण। क्या कहते हैं हम इसको? बही प्रासरण। ठीक है, बही प्रासरण कहते हैं। ठीक है, मतलब एग्जॉस्मोसिस कहते हैं। तो चलो, अब इसका आंसर हम पढ़ते हैं। बच्चों, मैंने आंसर बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, तो देखते हैं आंसर क्या है। अब इस फूली हुई किशमिश को चीनी के घोल में उच्च सांद्रता में रखा जाता है। चीनी के घोल की उच्च सांद्रता में चीनी की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा कम होती है। इसलिए जब सूजी या फूली हुई किशमिश को चीनी के घोल में रखा तो किशमिश का पानी घोल की ओर चला जाएगा और फिर से परासरण हो जाएगा। इससे किशमिश सिकुड़ जाएगी। इसे एक्सॉस्मोसिस के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसको हम एक्सॉस्मोसिस भी कह सकते हैं और बही परासरण भी कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक बार इसका आंसर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है, व्हेन रेजिन्स आर प्लेस्ड इन अ शुगर solution they will shrink due to the exosmosis. Water from the resin leaves the resin and enter the outer medium because the concentration of water within the resin is higher than the sugar वाटर आउटसाइड। ठीक है ना, तो जो पानी की सांद्रता होगी, पानी की जो कंसंट्रेशन होगी, वो इस केस के अंदर किशमिश के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि किशमिश की कोशिकाओं में पानी भर चुका है, वो फूल चुकी हैं, और जो बाहर चीनी का घोल है उसमें पानी की मात्रा कम है। तो इसीलिए जो कोशिकाओं के अंदर जो किशमिश का पानी है वो बाहर के घोल में मिल जाएगा, और इसको पूरा प्रोसेस को कहते हैं एक्सॉस्मोसिस। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, अथवा वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और कोई 6 नामांकन करें।
ठीक है, तो मतलब क्या करना है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, लेबल एटलीस्ट 6 पार्ट। तो चलो इसको देखते हैं। तो बच्चों ये हमें पादप कोशिका प्लांट सेल का चित्र है जो हमें बनाना है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पेपर में ज़रूर आता है। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है, तो सभी बच्चे आराम से देख सकते हैं। इसमें बच्चे प्लांट सेल पादप कोशिका है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये लाइजोसोम्स है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो है ये क्लोरोप्लास्ट है जिसको हरित लवक भी कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसको केंद्रक कहते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि केंद्रक से जो भी कोशिका अंग या ऑर्गेनेल जुड़ी होती है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो ये है ये राइबोसोम्स है। ये सारा जो बीच में है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। ये बाहर वाला हमारा सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। और जो अंदर वाला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हो। ये जो बड़े बड़े ये वैक्यूल्स है, रिक्तिका है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो है ये वैक्यूल्स है, रिक्तिका है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको कम से कम भी 6 पार्ट जो है इसमें नामांकित करने हैं, लेबल्ड करने हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का पूछा है कारण बताइए। पहला है रुकी बस के तेज गति से चलने पर यात्री किस दिशा में धक्का महसूस करते हैं या गिरते हैं, ठीक है। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गिव रीजंस इन विच डायरेक्शन डज द पैसेंजर फॉल व्हेन अ बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो चलो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। द पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड। द पैसेंजर जो है, जो यात्री होते हैं, जैसे ही बस अचानक से चलेगी तो क्या होगा, अगर बस बिल्कुल रुकी हुई है और वो एकदम अचानक से चलेगी तो क्या होता है, हम पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा जड़त्व का नियम लागू होता है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है रेस्ट पर होती है। जैसे ही बस चलती है तो क्या होता है, हमारे जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो तो गति करता है बस के साथ, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। और जैसे ही बस चलती है, इसी वजह से क्या होता है, हमारी लोअर पार्ट तो गति में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट बॉडी का है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है और वो इसीलिए एकदम बैकवर्ड पीछे की तरफ गिरता है। तो चलो एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। तो इंग्लिश में क्या है, ये हिंदी में ये यात्रियों के शरीर के ऊपरी हिस्से के आराम की जड़ता के कारण होता है। मतलब जब बस या ट्रेन अचानक चलने लगती है, यात्री के शरीर का निचला हिस्सा बस या ट्रेन के साथ चलने लगता है। और जबकि शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो ऊपरी हिस्से में रहने की प्रकृति होती है। मतलब ऊपरी हिस्सा जो होता है वो वहीं जहाँ पर है वहीं रहने की प्रकृति होती है, वहीं रहना चाहता है। लेकिन आराम की जड़ता के कारण या आराम की स्थिति के कारण इसलिए यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये बच्चों जड़त्व का नियम है जो हमने न्यूटन्स का पढ़ा था लॉ, ठीक है। और आप एक बार इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी इसका आंसर लिखा हुआ है कि द पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड। जो पैसेंजर वो पीछे की तरफ गिरते हैं व्हेन द बस एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स बॉडी। When the bus start moving, the lower part of the passenger body start moving along with the bus, while upper part of the body जो होता है has a tendency to remain in the state of rest due to the inertia of rest and hence fall backward. So I hope बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी बस खड़ी होती है और अचानक से चलती है तो जो हम धक्का महसूस करते हैं वो पीछे की ओर महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जड़त्व का नियम है, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा पार्ट पूछा हुआ था, अब हम देखेंगे। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फील्डर कैच पकड़ते हुए गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ नीचे या पीछे खींचता है। हमें बताना है क्यों ऐसा होता है। अ फील्डर पुल हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग अ कैच। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसके बाद आंसर देखते हैं। तेज गति वाले क्रिकेट गेंद को लपकते समय फील्डर गतिशील गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से फील्डर उस समय को बढ़ा देता है जिसके दौरान गति का जो उच्च वेग जो होता है वह कम हो जाता है। मतलब क्या होता है बच्चों, जब बॉल बहुत तेज़ गति से आ रही होती है और जब उस फील्डर को कैच करना होता है तो वो क्या करता है, अपना हाथ इसलिए पीछे करता जाता है ताकि जो उसकी एकदम जो उच्च वेग है ना, बॉल क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रही है तो उसका उच्च वेग जो है वो धीरे धीरे कम होता जाए और उससे त्वरण जो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और जब वो उस बॉल को कैच करेगा तो उसके हाथ
हाथों पर ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, वो इंजरी से बच सकता है। तो इसी वजह से वो अपना हाथ जो गेंद को पकड़ता है उसके पकड़ते पकड़ते उसको पीछे, अपने हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो इसी को एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को लपकते समय फील्डर गतिशील गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से फील्डर उस समय को बढ़ा देता है जिसके दौरान गति का उच्च वेग जो होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार गति के त्वरण कम हो जाता है, इसलिए तेजी से चलती गेंद को पकड़ने का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार तो चलो बच्चों एक बार इसका आंसर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अ फील्डर ग्रेजुअली पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to zero. Thus, the acceleration of the ball is decreases, and therefore the impact of catching the fast moving ball is reduced. तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया हुआ है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन के 36 क्वेश्चन के सी पार्ट में हमसे पूछा गया है, समान वेग से गतिमान एक ट्रक और एक कार के बीच किसका संवेग अधिक होगा। विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम बिटवीन अ ट्रक और अ कार मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो चलो बच्चों इसका आंसर देखते हैं, लेकिन इसका आंसर देखने से पहले हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है। पूछा गया है कि जब ट्रक है, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों ही सेम स्पीड से सेम वेग से जा रहे हैं, तो उसमें ये पूछा गया है कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो मास है, ट्रक का जो द्रव्यमान है वो बहुत अत्यधिक है कार की तुलना में। तो अगर कोई सेम स्पीड है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी जो है ट्रक से टकराती है तो किसको ज़्यादा हानि पहुंचेगी? ट्रक को तो हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन गाड़ी को ज़्यादा हानि पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो साइज़ है वो ट्रक के मुकाबले छोटा है। तो यही कारण है मोमेंटम जो होगा, जो संवेग होगा वो ट्रक का ज़्यादा होगा कार की तुलना में, चाहे दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा ट्रक का संवेग या मोमेंटम क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो ट्रक है उसका मास, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो बस यही आंसर है। बस आंसर अब हम पढ़ लेते हैं। समान वेग से गतिमान एक ट्रक और एक कार के बीच ट्रक का ज़्यादा संवेग होगा क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान कार की तुलना में अधिक है। ठीक है बच्चों, और एक बार इसका आंसर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मूविंग ट्रक हैज़ बच्चों यहाँ पे आप मोर लिख दो, मोर लिखना रह गया है। Moving truck has a more momentum than a car moving at the same speed because the truck has more mass. So I hope बच्चों ये आपको क्वेश्चन नंबर 36 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे क्या है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया है रीड करने के लिए, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस जो होंगे ना वो इस पैराग्राफ में, ऐसा नहीं है कि आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे ना वो इस पैराग्राफ पे बेस्ड होंगे, इस पैराग्राफ पे जो आपको दिया हुआ है इस पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक छात्र ने परखनली में 50 मिलीलीटर पानी में अंडे के सफ़ेद भाग की कुछ बूंदें मिलाई, इससे पानी में किस प्रकार का मिश्रण निर्मित होगा। तो एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, अ स्टूडेंट मिक्स्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एग वाइट in a 50 ml of water in a test tube. What type of mixture will be formed inside the test tube? ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों इसका अब हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है कि जब हमने, एक बच्चे ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक परख नली के अंदर उसने 50 ml पानी लिया और उस पानी के अंदर एग वाइट की कुछ बूंदें मिला दी, और उस बूंदों को मिलाने के बाद पूछा गया कि कौन सा घोल तैयार होगा। तो बच्चों जो घोल तैयार होगा वो हमारा कोलाइडल घोल तैयार होगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है, और जब कोलाइडल, अगर हम नॉर्मल पानी में लाइट की रेस को पास करेंगे तो हमें पानी के बीच में लाइट का रास्ता दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो कोलाइडल घोल होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जब उसमें हम लाइट रेस को पास करते हैं, प्रकाश के पुंज को पास करते हैं उसमें से, तो उसमें हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब इसका आंसर हम रीड कर लेते हैं। पानी में अंडे का सफ़ेद भाग की कुछ बूंदें मिलाने से एक कोलाइडल घोल बनता है। जब हम किसी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ठीक है,
एक बार इंग्लिश में भी आंसर देख लेते हैं कि एग वाइट इन वाटर फॉर्म्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन वी पास अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट गेट विजिबल। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसका तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को मिश्रण और यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। तो क्या क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मिक्सचर और कंपाउंड एंड कंपाउंड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दे दी गई हैं। अब हमें मिश्रण में और यौगिक कंपाउंड में क्या करना है, इनको बांटना है। तो बच्चों इसका आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह हम लिख देंगे मिश्रण और एक जगह हम लिख देंगे यौगिक। ठीक है, ऐसे करेंगे इसका आंसर और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों रक्त क्या होता है, रक्त एक मिश्रण होता है। कल ही हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बताया था कि रक्त के 4 इंपॉर्टेंट घटक होते हैं। ठीक है, तो रक्त क्या है, एक मिश्रण है। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी भी मिश्रण होती है। हवा भी बहुत मिश्रण ही है। तो ये रक्त इसके अंदर आ जाएगा, मिट्टी भी इसमें आ जाएगी, हवा भी मिश्रण में लिख देंगे। और जो पानी होता है बच्चों, पानी का एक फॉर्मूला होता है H2O। ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा ही यही रहता है, कभी ऐसा होता नहीं है कि चेंज होता है। तो ये क्या है, हमारा कंपाउंड है, ये यौगिक आ जाएगा। ठीक है, दूध भी क्या होता है, मिश्रण होता है, इसको मिश्रण में लिख देंगे। और जो नमक होता है, नमक का भी एक फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये बच्चों ये भी क्या है, इसका यौगिक है, कंपाउंड है। तो बच्चों जिसके भी निश्चित फॉर्मूले होते हैं ना, केमिकल रासायनिक सूत्र होते हैं, वो यौगिक और कंपाउंड की श्रेणी में आ जाते हैं और जो मिक्सचर होते हैं वो मिश्रण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, अब क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है 37 के क्वेश्चन में। 37 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप निलंबन मिश्रण किस प्रकार तैयार करेंगे। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें, हाउ विल यू फॉर्म अ सस्पेंशन मिक्सचर। तो चलो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आंसर को देखने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि सस्पेंशन या निलंबन क्या होता है। तो बच्चों निलंबन वो होता है जब हम किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं और वो पूर्ण रूप से फुली उस पानी में ना घुले। अगर हम चीनी या नमक पानी में घोलते हैं तो वो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, लेकिन जो हमारी मिट्टी होती है, चॉक पाउडर होता है, वो पानी के अंदर बिल्कुल नहीं घुलते हैं। उनके कण मोटे मोटे होते हैं, उनका कणों का आकार बड़ा होता है, साइज पार्टिकल जो होता है वो बड़ा होता है। तो उससे हम सस्पेंशन बना सकते हैं, निलंबन बना सकते हैं। तो यही आंसर है, इसको पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, ये आंसर क्या है, रेत और पानी का मिश्रण एक निलंबन बनाता है। एक विषम मिश्रण होता है, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम पानी के अंदर जो भी कोई चीज़ घोलते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं घुलती है, कुछ कण घुल जाते हैं, बाकी कुछ कण जो होते हैं वो पानी के नीचे मतलब बर्तन में नीचे वो बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। तो वही हमारा निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है, जिसमें कुछ कण जो होते हैं मिश्रण की तली में बैठ जाते हैं जब हम मिश्रण को बिना हिलाए रख देते हैं। ठीक है, और इसके इंग्लिश आंसर भी देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ सैंड and water form a suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which some of the particles settle out of a mixture upon standing. तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों 37 का ही हमें एक क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, अथवा के बाद हम वो देखेंगे। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है, समझाइए। तो ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों पर ये याद रखिएगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर का पार्ट देख लीजिएगा। तो आपको जो है थर्ड के पार्ट में ही ऑप्शन मिली है, फर्स्ट सेकंड आपको कंपलसरी करने हैं यहाँ पे, और जो ऑप्शन है आपको थर्ड वाले पार्ट में मिले। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी कई बार थोड़ी गड़बड़ी या मिस्टेक कर जाते हैं। तो बच्चों आप प्लीज़ इन क्वेश्चन की नंबरिंग्स को अच्छे से ध्यान से दिखेगा और तभी आप आपका नंबरिंग मेंशन करिएगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बर्निंग अ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो एक्सप्लेन। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों मोमबत्ती का जलना, ठीक है, तो अब यहाँ पे ना दो बातें आती हैं कि मोमबत्ती का जलना जो होता है ना वो फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब जो भौतिक होता है और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें सिर्फ भौतिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, बाहरी रूप से परिवर्तन हो रहा है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। और रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई चीज़ कंज्यूम हो जाती है या उससे एक नई चीज़ बनती है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोमबत्ती का जो जलना है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि
क्या होता है जब मोमबत्ती जलती है ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और जो मोमबत्ती का पिघलना होता है ना, वो हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। क्योंकि क्या होता है जब हम मोमबत्ती पिघलती है, अगर हम उसे किसी बर्तन में रखें और मोमबत्ती को पिघलाएं या मोम को पिघलाएं, तो वो लिक्विड बन जाता है और कुछ देर बाद वो अपने आप ही सॉलिड बन जाता है। लेकिन जो उसका स्वरूप होता है वो उसी वापस रूप में आ जाता है जिसको हमने पिघलाया होता है। तो मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, पढ़ते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को जलाने पर मोम ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही क्या है, साथ ही जब मोमबत्ती जलती है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह एक रासायनिक वर्तन है। तो चलो अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है, मोमबत्ती का पिघलना जो होता है, अगर अगर मोम को किसी बर्तन में रखकर पिघलाया जाता है तो वह बर्तन में पिघल जाता है और कुछ समय बाद वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसका एक बार इंग्लिश में भी आंसर देख लेते हैं। इंग्लिश में आंसर भी ऐसी है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो कैंडल तो बच्चों ये ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखने से एक आंसर की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने देखा है बहुत बच्चे इस पैराग्राफ में लिखते जाते हैं। तो बच्चों उससे अच्छा है जितना हम अपना आंसर पॉइंट में लिखें। साइंस में वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है और टू द पॉइंट आंसर होता है और उसमें हमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल, पहले ऊपर एक हेडिंग से डाल देंगे। फिर व्हेन अ कैंडल बर्न, तो क्या डालेंगे, व्हेन अ कैंडल बर्न द ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। फिर हैंस बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। ये एक हो गया। फिर उसके बाद हम दूसरी हेडिंग डाल देंगे कि मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल। तो कैंडल वैक्स मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड, when it cools it transform back into the solid wax. The melting of a candle is a physical change as new product is formed. तो इसीलिए फिजिकल चेंज है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम 37 क्वेश्चन तक ही करेंगे और आप इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और ठीक है, अब हम बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।